ने कहा है कि ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है, तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। वाह क्या कहने हैं। बहुत बढ़िया। ईश्वर मेरे लिए आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एंड स्टिल मुझे जितना पढ़ने को मिलता है आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसके बारे में पढूं। खुशी बहुत छोटे छोटे लम्हों में, बहुत छोटे छोटे पलों में एक्चुअली हमारे आसपास ही होती है। हमारे दरवाजे पे रोज दस्तक देती है, पर हम बड़ी खुशी की तलाश में उसकी दस्तक को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। We should enjoy the small moments in our life. सफलता का भी मेरी नजरों में केवल एक आंसर है, that is hard work. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कभी था, ना है और ना फ्यूचर में होगा। It's only hard work. Hard work is the key for success. बहुत ही प्रेरणादायक है आपका आंसर्स। मेरे माता पिता का ही गाइडिंग स्वर था मेरे लिए सबसे पहला, बिकॉज एक 4 साल की बच्ची को उन्होंने मंच पे खड़ा कर दिया था विद सम टास्क, और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे साथ थे। एक दाईं तरफ माँ, बाईं तरफ पिता थे, और उन्होंने मुझे इस जर्नी में पूरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया। ये भी सिखाया कि लो अब नाउ इट्स ऑल योर्स, अब हम नहीं हैं, वी आर नाउ बैक कर्टन एंड यू नीड टू डील विद एवरीथिंग। लेकिन आज की जो युवा शक्ति है उसको आप अपने विचारों के माध्यम से, अपनी आवाज के जरिए क्या एक संदेश ऐसा देना चाहेंगी कि वास्तव में मंच पर जब आए तो किस तैयारी के साथ आए और किस जिम्मेदारी के साथ आए? कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचते हैं कि बहुत फैशन करके, छोटे कपड़े पहन के और हा हा ही करके हम मंच लूट लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों टीजीवी हिंदी में फिर से आपको स्वागत है। और क्या होता है जब रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जीने का एक तरीका बन जाती है। आज की हमारी गेस्ट है वो शख्स जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक कला को जिया है। आवाज, हाव भाव, कहानियां और उपचार करने वाली बातचीत के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से लेकर थिएटर स्टेज, फोक डांस क्लासरूम्स और परामर्श कक्षों, और अब स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे कहानी सुनाने वाले प्लेटफॉर्म्स तक ये बातचीत अभिव्यक्ति, परिवार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और निरंतर नए सिरे से खुद को गढ़ने के साहस के बारे में है। यदि आप मानते हैं कि कला जीवन को ठीक कर सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है और बदल सकती है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। तो हमारे साथ जुड़ी हुए हैं पुखराज भाटिया मैडम जी। पुखराज मैडम, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? नमस्कार। बढ़िया, और बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैडम, थैंक यू। आप हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मौके पे हम लीना भार्गव मैडम जो को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक हम बात करने वाले हैं। कला जो सुनती है, कहानियां जो घावों को भरती है, एक 40 साल की क्रिएटिविटी जर्नी। और ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम अपनी मेहमान पुखराज मैडम जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। और इसके पहले सन्या जी, आप कुछ ऐड करने वाले हैं क्या? जी। और एक आवाज और आपके साथ जुड़ने वाली है और उस आवाज का नाम है
संध्या गुप्ता। तो मैडम मैं भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैं आपके माध्यम से अपने नए लिसनर्स और ऑडियंस को टच कर रही हूँ। दर्शकों की दुनिया भी रही है आपकी और श्रोताओं की दुनिया भी रही जी, है आपकी। जी। तो उन श्रोताओं और दर्शकों के लिए एक परिचय आपकी आवाज़ में हो जाएगा, तो उनकी खुशनसीबी होगी। ऑलराइट फाइन, तो आपने मेरा नाम तो वैसे बता दिया है, बट सिंस आपने बोला है आपका परिचय आप देंगे, तो मेरे लिसनर्स के लिए, मेरे श्रोताओं के लिए मैं पुखराज भाटिया, मैं एक बहुत आशावादी इंसान हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आगे मेरा परिचय ये है कि मैंने इकोनॉमिक्स और म्यूजिक में पीजी किया हुआ है। काउंसलिंग में मैंने पीजीडीसीए डिप्लोमा किया हुआ है। देन कला से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा है। कला से ही मेरी ज़िंदगी की मैं कहूँगी शुरुआत हुई है और वो अब रोम-रोम में रच बस गई है। इसीलिए मैंने आकाशवाणी में एज़ ए अनाउंसर, एज़ ए एंकर काम किया एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड फॉर नेशनल पैनल आकाशवाणी दिल्ली से इन ईयर 1997। तो तब से अब तक मैं एंकरिंग अब भी कर रही हूँ और मैं कोरियोग्राफर हूँ, मैं डांस परफॉर्मेंसेस अभी भी देती हूँ। शायद ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइज़िंग होगा बट मैं मैं बहुत ये बढ़िया। करना पसंद करती हूँ बिकॉज़ आई लव दिस एंड मुझे लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, पोएट्री मुझे लगता है मेरी आत्मा है, मुझे पोएट्री पढ़ना भी बहुत पसंद है और लिखना भी पसंद है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी कुछ ख़ास नहीं, एक्सीलेंट। बस इतना ही। अगर ये ख़ास नहीं है तो फिर ख़ास क्या होगा? उसके लिए हमें एक अलग से एक परिभाषा गढ़नी होगी। ओह! ओह माय गॉड! बहुत ही नवीन इंस्पिरेशनल, बहुत ही बढ़िया जर्नी है मैडम आपका। और हम पहला सो रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। जी। मैडम, संध्या मैडम और मैं कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज़्यादा मत सोचना, अगर आप तैयार हैं तो शुरू करेंगे। पहला शब्द मेरे तरफ से दुनिया। बहुत पेचीदा है, किसी को चैन से जीने नहीं देती। लेकिन यहाँ और मैं एक लाइन आपके लिए जोड़ना चाहूँगी, लेकिन आपकी दुनिया तो बहुत कलात्मक है। बहुत सरल है, बहुत एब्सोल्युटली सहज है और एंड बहुत मैं इसके लिए सुंदर भगवान है। को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि संगीत और कला से मेरा जुड़ाव है, बिकॉज़ आपकी लाइफ़ बड़ी ईज़ी हो जाती है इसकी वजह से। जी। अच्छा। जी हाँ। अच्छा दूसरा शब्द अब हम आपके लिए डालना चाहेंगे वो है उम्र। उम्र, वॉव! वेल उम्र का हर पड़ाव बहुत खूबसूरत हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं इसको कि ऐज इज़ ओनली अ नंबर। सो उम्र का हर पड़ाव खूबसूरत हो सकता है। फर्स्टली आपको हेल्दी रहना है। सेकेंडली आपको ज़िंदगी जीने की कला आनी चाहिए। और जी। दोस्ती। दोस्ती, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन जज़्बा है और ये किसी भी रिश्ते में हो सकती है। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट दोस्ती। जी। खुशी। खुशी बहुत छोटे-छोटे लम्हों में, बहुत छोटे-छोटे पलों में एक्चुअली हमारे आसपास ही होती है। हमारे दरवाजे पे रोज़ दस्तक देती है, पर हम बड़ी खुशी की तलाश में उसकी दस्तक को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड एन्जॉय द स्मॉल मोमेंट्स इन आवर लाइफ। बहुत ही बढ़िया मैम। हुँ, संगीत। संगीत तो ज़िंदगी जीने की कला है, अगेन आई विल से। अगर आपकी लाइफ में संगीत है, तो निराशा का आपकी लाइफ में कोई स्थान नहीं है। उदासी का कोई स्थान नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सर्वोत्तम शब्द मेरे ज़हन में आ रहा है, उसे कहते हैं ईश्वर। क्या सोचती हैं इस शब्द के बारे में? ईश्वर, ये बहुत डिफ़िकल्ट शब्द आपने मेरे सामने रखा है, क्योंकि किसी ने कहा है जो जो समझ में आ गया, वो फिर खुदा कैसे हुआ? या किसी ने 2 लाइनें आप सुनना पसंद करेंगे इसके जी, बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, स्वागत है। एब्सोल्युटली। ने कहा है कि ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है। ये गलत कहा किसी ने कि तेरा पता नहीं है,
तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं है। वाह क्या सो कहने हैं, बहुत बढ़िया। ईश्वर मेरे लिए आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एंड स्टिल मुझे जितना पढ़ने को मिलता है आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं उसके बारे में पढूं। और हम उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी कि आप जिस तलाश के लिए निकली हुई हैं वो तलाश आपकी अवश्य पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच। और परिवार के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? परिवार इट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन द वर्ल्ड। आपके परिवार से ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ आपके पास हो ही नहीं सकती। जी, और जब हम भविष्य की बात करते हैं तो ये शब्द भी आपके जहन में जरूर घूमता होगा, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? वेल इसके बारे में मेरी प्रतिक्रिया बहुत सिंपल है, जहन में घूमता भी है और कई बार थोड़ा सा विचलित भी करता है, बट फैक्ट इज कि भविष्य हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, अनिश्चित है। सो उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जी, और सपना? जो जागती आंखों से देखा जाए वही सपना है, बाकी कुछ सपना नहीं है। जिज्ञासा? कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, बनी वाह! रहनी चाहिए। धन? बहुत जरूरी है, नेक्स्ट टू गॉड, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टू गॉड। एब्सोल्युटली। और अगर जिंदगी पर आपकी कुछ दो लाइन हो जाए, दो पंक्तियां हो जाए शायरी से जुड़ी हुई, तो हमारा सौभाग्य होगा। ऑलराइट, पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो किसी और शायर की हैं, बट वो पंक्तियां मेरे दिल के बहुत 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 करीब हैं। आप भी उसका आनंद लीजिए कि जितना चाहोगे संवर जाएगी, जितना चाहोगे संवर जाएगी, जिंदगी ख्वाब नहीं है कि बिखर जाएगी। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, मैं यहाँ पे 2 पंक्तियाँ आपको अपनी भी सुनाना चाहूँगी बिकॉज़ लाइफ में ना आप किसी को भी देखते हैं या किसी भी लम्हे को आप देखते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। मैंने एक बार अपनी डायरी में लिखा था, ये अब मेरा स्वरचित है, कि ज़िंदगी जब भी मिली अजनबी सी ही रही। ज़िंदगी जब भी मिली अजनबी सी ही रही, कुछ समझ आता नहीं, क्या गलत है क्या सही। अरे वाह लाइफ लॉन्ग बहुत कई बढ़िया। बार आप नहीं समझ पाते कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि किसी का सही गलत किसी और के लिए है, मेरा सही गलत मेरे लिए है। राइट। लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगी नवीन जी, आज जब पुखराज मैडम द गाइडिंग वॉइस के मंच पर बैठी हुई हैं, तो उन्हें बेशक अपनी जिंदगी अजीब लगी हो और क्या गलत या क्या सही समझ नहीं आया हो, लेकिन आज इस 40 मिनट के अंदर हम आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओह माय गॉड! मैंने राइट। मैंने कहा कि नॉट अजीब, अजनबी, अजनबी। स्ट्रेंजर थी मेरे अजनबी। लिए हाँ, ज़िंदगी, हाँ, समटाइम। अजनबी, अजनबी। और आविष्कार के बारे में क्या कहेंगे आप? आविष्कार के बारे में एक ही सच है मेरी नज़रों में, अगेन आई विल से इट्स जो एक फेमस सेइंग है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एंड वही एक वाक्य है जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है एंड आई अप्रिशिएट दिस स्लोगन कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेतृत्व। नेतृत्व किसी भी सृजन का नींव का पत्थर है। अगर नेतृत्व सही है तो इमारत बुलंद होगी और अगर नेतृत्व ढीला है तो इमारत किसी दिन गिरेगी जरूर। नींव का पत्थर है नेतृत्व, अच्छा नेतृत्व। ग्रहांतरवासी के बारे में क्या बोलेंगे आप? ओके। कभी आप मिलवाएंगे तो मैं मिलना चाहूंगी, जरूर हाँ, मिलना चाहूंगी। डेफिनेटली। अमेजिंग। जरूर मैडम, मैं आपको फोन करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप जहाँ बुलाएंगे उनसे मिलने के लिए मैं वहीं पहुंचूंगी। किताबों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बेस्ट फ्रेंड, उससे अच्छा आपका दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। एक ही टॉपिक पे आप अगर 10 पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको 10 व्यूज मिलेंगे एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली
you are willing to go with. आप किसके साथ जाना चाहते हैं? So best friend. इसलिए ही हमने यहाँ 2 शब्दों का चयन किया था और उन पर आपके दोनों के विचार जाने थे, दोस्ती भी करवा दी और पुस्तकों को भी लिया है। इसलिए बिल्कुल। पुस्तकों से दोस्ती दोनों शब्द आपके लिए यहाँ बेस्ट हमने फ्रेंड, लिए बेस्ट फ्रेंड। चुने हैं। जी। मैडम आखिरी शब्द सफलता, सक्सेस। सफलता का भी मेरी नजरों में केवल एक आंसर है, दैट इज हार्ड वर्क। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कभी था, ना है और ना फ्यूचर में होगा। इट्स ओनली हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की फॉर सक्सेस। हम्म, बहुत बहुत ही बढ़िया। प्रेरणादायक है आपका आंसर्स। प्रेरणादायक है और साथ में मैं कहना चाहूंगी बहुत रोचक भी रहे और बहुत व्यवहारिक भी रहे। ओके, थैंक यू। एब्सोल्युटली। और मैडम जी, ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में और एक रैपिड फायर राउंड भी है और हम मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशन पे एंटर करेंगे। पहला हम आपका गाइडिंग वॉइस के बारे में जानना चाहेंगे। आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? मार्गदर्शक स्वर, जैसा कि मैंने पहले अपने इंट्रो में भी कहा कि परिवार इज इम्पोर्टेंट। मेरे माता पिता का ही गाइडिंग स्वर था मेरे लिए सबसे पहला, बिकॉज एक 4 साल की बच्ची को उन्होंने मंच पे खड़ा कर दिया था विथ सम टास्क, और वहां से जो यात्रा शुरू हुई तो फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी, क्योंकि वो मेरे साथ थे। एक दाईं तरफ माँ, बाईं तरफ पिता थे, और उन्होंने मुझे इस जर्नी में पूरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया। ये भी सिखाया कि लो, अब नाउ इट्स ऑल योर्स, अब हम नहीं हैं, वी आर नाउ बैक कर्टन एंड यू नीड टू डील विद एवरीथिंग। सो पहला स्वर डेफिनेटली मेरे माता पिता का था। और अच्छा। उन माता पिता को हम प्रणाम करते हैं और हम याद करते हैं। सच में उन्होंने एक कलाकार को सिर्फ जन्म नहीं दिया, हमारी नजर में उस कलाकार को निखारा भी और उसको तराशा भी। एक्चुअली वो खुद दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छे वाओ। आर्टिस्ट थे। मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे। अगर जब वो थे, अब तो खैर दोनों ही नहीं हैं, अलग कमरे में बैठ के अगर वो गाएं तो मुकेश की आवाज में और उनकी आवाज में आप डिफरेंस नहीं कर सकते थे। ही वॉज डैम गुड इन सिंगिंग, ही वॉज डैम गुड इन डायरेक्शन, एंड माई मदर वॉज वेरी गुड इन एक्टिंग। पुखराज जी, जब हम कलाकारों की जिंदगी की बात करते हैं तो कलाकारों की जिंदगी बड़ी अनोखी होती है, बड़ी अनुपम होती है और बड़ी अलबेली होती है। कभी तो वो कल्पनाओं की उड़ान भरते हैं तो कभी वो यथार्थ के धरातल पर चलते हैं। उस जिंदगी ने, जब आपकी जिंदगी में उस कला ने प्रवेश किया तो आपने उस कला को कैसे तराशा और कलाओं ने आपके व्यक्तित्व को कैसे निखारा? संध्या जी, ऐसा है कि आपने कहा कि बहुत रोचक, बहुत काल्पनिक, बहुत अच्छी होती है, उसके साथ साथ बहुत चैलेंजिंग भी होती है। चुनौतियां भी होती हैं। कलाकार की जिंदगी में चुनौतियां भी बहुत होती हैं, क्योंकि कलाकार मन से बहुत सॉफ्ट होता है। कोई आदमी अगर बहुत सॉफ्ट है, संवेदनशील है, मैं ऐसा मानती हूँ कि वो तभी एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। हम तो खैर आर्टिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं है, हम तो बहुत एक छोटे से कद के कलाकार हैं। लेकिन सत्य ये है कि कलाकार के सामने चुनौतियां भी बहुत होती हैं। लेकिन अगर साथ मिलता है सबका, पहले परिवार का, फिर गुरुजनों का, फिर आपके जानने पहचानने वालों का, दोस्तों का, और उसके बाद आपका हार्ड वर्क, आपका पैशन, वो आपको कला से जोड़े रखता है और इस कला यात्रा में आपके साथ चलता है। लेकिन So, यहाँ मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि कलाकारों का कद से कलाकार आके जाते हैं। जो आपने कहा कि कलाकारों का मेरा कद बहुत छोटा है मैं मैं अपने आप लेकिन को मैं perfect ऐसा मानती कलाकार हूँ, नहीं कहलाना चाहती। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। अगर आपका कद छोटा होता तो आज आप यहाँ भी नहीं होती इसलिए आपका कद बहुत बड़ा है, इसीलिए किसी ने आपका रेफरेंस भी दिया और आप यहाँ आज गाइडिंग वॉइस के मंच पर बैठकर न जाने कितने सितारों को, आप कितने युवाओं को, कितने बच्चों को प्रेरित कर रही हैं, गाइड कर रही हैं, उनका मार्गदर्शन कर रही हैं। जी नवीन जी। शुक्रिया। मैं यही कहूंगी, इस हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया।
जी। और मैडम आप पहले रैपिड फायर राउंड में जब मैं इस सफलता के बारे में पूछा, आपने हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बारे में बोले थे। और जी। उसके अलावा आपके ज़िंदगी में सक्सेस मंत्र कौन-सी है? अदर दैन हार्ड वर्क 2 और कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? मैंने आपको बताया एक्चुअली जो मेरा पहला आंसर था उसमें यही था कि 2 चीज़ें और बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क के साथ। आपके चाहने वालों का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, उसमें आपका परिवार भी आ गया, आपकी गाइड करने वाले लोग भी आ गए, आपके मित्र भी आ गए और आपकी विचार शक्ति कि मतलब कहते हैं ना कि आपको जिस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड साहित्य और ये आपको पढ़ते रहना चाहिए बिकॉज़ ये एक ऐसी जर्नी है जो आखिरी साँस तक भी खत्म नहीं होती। तो वो करते रहने से आपको हार्ड वर्क की प्रेरणा भी मिलती है। आपके दोस्त जब आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपके माता-पिता, आपके गुरुजन, तो आपका उत्साह भी बढ़ता है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर आप 3 चीज़ों की बात करेंगे तो आपके आपके परिवार के साथ आपके जानने-पहचानने वाले आपके गुरुजन जो आपका मार्गदर्शन करते हैं, देन आपकी अच्छा। लगन टुवर्ड्स हुँ, योर हुँ। कला, आपकी लगन अच्छा। एंड देन हार्ड वर्क। खाली लगन है लेकिन हार्ड वर्क नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। हुँ, सो आई बिलीव इट। राइट। इसलिए कला के लिए एक शब्द जो सबसे उपयुक्त माना जाता है उसको कहते हैं साधना। साधना बिल्कुल, और कला के साथ साधना जुड़ी होती है जिसमें लगन और हार्ड वर्क, श्रम, हाँ, उन दोनों बिल्कुल, का जब मिलन होता है तब उसे कहते हैं हम साधना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ट्रू। नवीन जी, मैडम बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़ी रही हैं जैसा कि मैडम ने अपने परिचय में भी बताया है। उन्होंने उद्घोषणा भी की है, उन्होंने मंच का संचालन भी किया है, अभिनय भी किया है, उन्होंने एक समाचार वाचक के रूप में, न्यूज़ रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके रूप में भी कार्य किया है और शायराना अंदाज़ भी रहा है, तो लेखिका भी रही हैं और नृत्य भी मैडम ने उसका प्रशिक्षण भी दिया है और एक अच्छी नृत्यांगना भी रही हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ-कहाँ तक मैडम के व्यक्तित्व को जाऊँ और उसको टटोलूँ। लेकिन नवीन जी यहाँ मैडम के व्यक्तित्व की, इन क्षेत्रों की, उनकी कला की कुछ वानगी तो सुनना चाहेंगे। अब नृत्य के लिए तो हमारा मंच है नहीं, लेकिन मैडम जो हैं, वो अपने वाचन से, अपने स्वर से हमको कुछ वानगी प्रस्तुत करेंगी, जहाँ उनके अभिनय की हम क्यों ना एक वानगी लें मैडम से, वो एक प्रस्तुति हमें दें। और जो मैडम आपने जो अभिनय किया हुआ हो क्योंकि आपने बहुत समय तक आप मंच से जुड़ी रही हैं, तो वो कुछ अभिनय का कोई एक किरदार जो आपको अच्छा लगता हो, आपके दिल के करीब हो, वो बताइए? श्योर, श्योर, श्योर। एक कुछ सेकंड दीजिए मुझे सोचने के लिए विच किरदार। ऑलराइट, एक हमने प्ले किया था जो हमने कम से कम 5-6 मंचों पर किया था। भूत, भविष्य और वर्तमान उसका टाइटल था और श्री नलिनीकांत दीक्षित जी का ही वो लिखा हुआ था। अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है बट ही वाज़ वेरी गुड राइटर और उन्होंने ही उसको डायरेक्ट भी किया था। तो उसमें मैंने जो रोल किया था वो एक तरह से भारत की हर माँ को रिप्रेज़ेंट कर रहा था। उसका एक डायलॉग है वो मैं आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ बिकॉज़ बहुत समय पहले ये प्ले किया था, बट उस समय भी मुझे अपना ये किरदार बहुत अच्छा लगा था। तो मैं आपको सुनाने का प्रयास करती हूँ। आप हमें सुनाने का भी और दिखाने का भी, पूरी वो उसी मुख मुद्रा में और उसी अभिनय में। तुम सबने मिलकर मेरे शरीर का सारा लहू पी लिया है। लूट-खसोट, बलात्कार, व्यभिचार। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? क्या यही मैंने तुम्हारी परवरिश की थी? अरे! समझाया था तुम्हें, जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन और तुमने तुमने मुझे लज्जित कर दिया। दूर रहो मुझसे। मेरे करीब आने का प्रयास मत करो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, माँ हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो
कैरेक्टर में आप एक्चुअली वो डायलॉग जिया है आप। आई बिल्कुल याद थिंक है। आई मैम अपने ट्राइड माय कैरेक्टर में बेस्ट टू डूब गई और हम बिल्कुल उस माँ में। आपने ये भारत माता की बात की थी? मतलब भारत माता मीन्स आजकल जो एक दौर चला हुआ है कि आप रोज न्यूज़पेपर निकालिए, आपको नेगेटिव खबरें ज्यादा मिलती हैं, पॉजिटिव कम मिलती हैं। और हमें लगता है कि हम कभी अगर विश्व गुरु थे तो ये सब कहाँ से आ गया। ये रोज 4-4 साल की लड़कियों को अब्यूज करना, डकैती, चोरी, अपहरण, ये सब कुछ अब इतना ज्यादा हो गया है। तो ये स्टोरी इसी पे बेस्ड थी कि उसके जो 5 पुत्र हैं वो है बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये सब। तो बहुत बढ़िया उसका मैम। ये प्लॉट लेकिन था। आपके अभिनय के लिए तो हम दाद देंगे और तालियां बजाएंगे। थैंक यू। बहुत सैल्यूट थैंक बहुत यू। सैल्यूट। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने समाचार वाचन का भी कार्य किया है। तो आकाशवाणी में जिस तरीके से आप समाचार पढ़ती थी उस माइक पर, तो आज कुछ 2 पंक्तियाँ, 2 लाइन, एक वो धुन तो मैं नहीं निकाल पाऊँगी लेकिन वो समाचार सुनना चाहूँगी। ओके फाइन। अगेन मुझे फ्यू सेकेंड्स यू हैव टू गिव मी ठीक बिकॉज है मैम, ठीक मेरे है, पास ठीक कोई न्यूज़पेपर कुछ नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते ने भारत को एक नई दिशा दी है, एक नया मार्गदर्शन दिया है, एक नई आशावादिता दी है। आयात और निर्यात के क्षेत्र में इस 2 हफ्ते के सीज़फायर के बाद बहुत सारी आशावादी बातों की उम्मीद की जा रही है और आयात और निर्यात के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ेगा, ऐसा माना जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये एक्चुअली सुपर। एक्चुअली इसपे मैं उतना कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज़ अगर मैं कोई न्यूज़पेपर लेके पढ़ती या कोई स्क्रिप्ट मेरे पास होता तो शायद मैं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देती, क्योंकि आप तो संध्या जी आकाशवाणी से हैं, अपने को न्यूज़ का पूरा एक स्क्रिप्ट मिलता है मिलता है, और बिल्कुल। वही आपको पढ़ना होता है, आप उसमें अपने शब्द नहीं ऐड कर सकते। हाँ, तो ये न्यूज़ में तो हम अपने शब्द नहीं ऐड कर नहीं सकते, ऐड कर सकते। लेकिन लेकिन ये भी बात है कि हमें बहुत कुछ मालूम तो होना चाहिए कि चल क्या रहा है। एग्ज़ैक्ट। इसलिए अगर बाई चांस कभी स्टूडियो की बाई चांस ऐसा हुआ है कि लाइट चली जाए तो आपको ब्लैंक नहीं होना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो लेकिन मतलब आपने बहुत अच्छा पढ़ा मैडम। पता नहीं, मैं हाँ, सैटिस्फाइड नहीं हूँ बहुत अपने अच्छा अपने से पढ़ा है क्योंकि मैं तो सुबह-सुबह रोज़ आकाशवाणी की ही समाचार सुनती हूँ। जी, 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 जी। जी, नवीन जी। मैडम, अब तक तो हम इंस्पिरेशनल वर्ड्स के बारे में बहुत सुने हैं और आपका एक्टिंग स्किल्स देके, आपका न्यूज़ रीडिंग स्किल्स देके हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल सी सीख कौन-सी मिली है? मुश्किल से सीख क्या मिली है, ये जानना चाह हाँ, रहे हैं आप? बहुत मुश्किल से जो सीख मिली है, वो ये है नवीन जी कि सहेजना, अ, जो है, अ, समेटना, सहेजना, वो किसी भी फील्ड में हो, इतना ही होना चाहिए कि आप टूटकर ना बिखर जाओ। चाहे वो धन हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हों, चाहे वो कला हो, कुछ भी हो। एक वो फेमस सेइंग है ना कि अति सर्वत्र वर्जिएत। तो अति तो सही में ज़िंदगी के किसी फ़ील्ड में भी हो, वो आपको बिखरा देती है। तो सहेजना उतना ही होना चाहिए कि आप खुद टूट के ना बिखर जाओ। ये जो मुझे सीख मिली है, ये बहुत मुश्किल से मिली है। बहुत सारी घटनाएँ ज़िंदगी में ऐसी घटी कि उसके बाद मुझे ये सीख मिली। और एक मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियाँ आपको सुनाऊँगी। आपके इस सवाल ज़रूर, का आपको उसमें पूरा जवाब मिल जाए। ज़रूर। कभी-कभी उम्र गुज़र जाती है खुद को समझाने में। कभी-कभी उम्र गुज़र जाती है खुद को समझाने में, दिल और दिमाग के बीच तारतम्य बैठाने में। दिल कहता है कुछ लोगों को कर दूँ माफ़, दिमाग करता है इनकार साफ़। अगर दिल की सुनूं तो रिश्ते हैं बरकरार, वरना आती है कभी ना मिटने वाली दरार। इसलिए फिलहाल दिल की सुन रही हूं,
रिश्तों का ताना बाना बुन रही हूँ, पर कब तक कर पाऊंगी ये सब नहीं जानती, क्योंकि मैं आज भी शायद सही और गलत का फर्क नहीं पहचानती। वाह, बहुत बढ़िया, सो बहुत आई थिंक मेरी ये पंक्तियां आपके सवाल का कंप्लीट आंसर है। बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट। बहुत बढ़िया। मैम, आप बहुत समय तक मंच से जुड़ी रही हैं। आपको मंच संचालन का भी बहुत मौका मिला है। मंच पर उद्बोधन करने का, उद्घोषणाएँ करने का भी आपको अच्छा दीर्घकालीन अनुभव है। दर्शकों ने आपको खूब प्रेम दिया, श्रोताओं ने आपको जी भर कर सुना है। लेकिन आज की जो युवा शक्ति है, उसको आप अपने विचारों के माध्यम से, अपनी आवाज़ के ज़रिए क्या एक संदेश ऐसा देना चाहेंगी कि वास्तव में मंच पर जब आएँ, तो किस तैयारी के साथ आएँ और किस ज़िम्मेदारी के साथ आएँ कि वो श्रोताओं के कानों में कुछ घोल कर जाए, कुछ सुना कर जाए, कुछ ऐसा नहीं कि शीशे की तरह कुछ उड़ेल कर जाए। बहुत अच्छा सवाल है ये संध्या जी, और सही कहूँ तो मैं इसके बारे में बहुत विचार भी करती हूँ, क्योंकि एंकरिंग तो आपको पता है, मैंने बताया मैं आज दिन तक भी कर रही हूँ, और हम रेडियो के लोग हैं, राइट? अभी तो ये ज़माना आ गया है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। हम लोग वो लोग हैं, हम उस जनरेशन के लोग हैं, जिन्होंने एक शांत पथ पर चलते-चलते उथल-पुथल भी देखी है, ज्वालामुखी भी देखे हैं, भूकंप भी देखे हैं, और उसके बाद शांति की तलाश भी देखी है। आई मीन यू यू कैन शांत अंडरस्टैंड मैं लहरें क्या। भी देखी हैं। तो हमने बहुत कुछ देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अ, आज की जो युवा पीढ़ी है, जनरली, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ, और मैं माफी चाहूंगी अगर किसी को मैं हर्ट कर रही हूँ, कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो वो ये सोचते हैं कि बहुत फैशन करके, छोटे कपड़े पहन के, और हा हा ही करके हम मंच लूट लेंगे, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मंच पे सक्सेसफुल वही व्यक्ति होता है जिसकी स्टडी है, जिसमें ठहराव है, जिसमें नॉलेज है, और जो नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बिकॉज कई बार प्रोग्राम आपको ऐसे करने पड़ते हैं कि आपके पास फोन कॉल आती है कि मैडम 15 मिनट में गाड़ी आपको लेने आ रही है, आपको फलानी जगह पहुंचना है। आपको प्रोग्राम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि आप किसका प्रोग्राम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन होगा, कैसा क्राउड होगा, क्या होगा, और आपको प्रोग्राम कंडक्ट कराना पड़ता है। ये आप तभी कर सकते हैं जब आप करंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं, आप जो करंट एनवायरनमेंट है उससे जुड़े हुए हैं, और आप ये मानते हैं कि खाली फैशन या खाली ताई धुई करने से मंच नहीं लूटा जा सकता। मंच में आपकी नॉलेज भी बोलनी चाहिए, बिकॉज नॉलेज स्पीक्स इन योर पर्सनैलिटी, और जब तक वो नहीं होगा, तब तक कोई एंकर सक्सेस नहीं हो सकता। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सॉरी कि मैं इसका जवाब थोड़ा लंबा दे रही हूँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपकी एंकरिंग में, जो कि मैं मानती हूँ कि इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी अ सक्सेसफुल एंकर। अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई कमी दिखती है ऑडियंस को। अच्छा। जब आपने इसमें एंटरटेनमेंट की बात की और मनोरंजन की बात कही, तो म मुझे एक बात ऐसे ही याद आती है, और क्योंकि आप भी करीब-करीब 3 पीढ़ियों का अनुभव रख रही हैं, जी हाँ। क्या आज मनोरंजन के मायने बदल गए हैं? मनोरंजन की तस्वीर बदल गई है? क्या मनोरंजन की एक नई परिभाषा गढ़ दी जा रही है? और क्या हम जो परोस रहे हैं, ये स्वस्थ मनोरंजन है? क्या इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है? आपने जितने सवाल किए, उसमें जो लास्ट लाइन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वस्थ मनोरंजन। मुझे लगता है आज हम स्वस्थ मनोरंजन को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इतनी विधाएं आ गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं
जो हमारी संगीत की या मनोरंजन की एक गरिमा थी, एक मधुरता थी, एक डिग्निटी थी, वो कहीं न कहीं खत्म हुई है। नॉट विथ एवरीवन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट अभी भी हैं, जो उसी डिग्निटी को लेकर चल रहे हैं, उसी गरिमा को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अ, ज़्यादातर जगह वो मिसिंग लगता है। अगर मैं खाली संगीत की भी बात एक बार एक उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए करूँ, तो आप ये देखिए कि संगीत कभी भी शोरगुल से रिलेटेड नहीं था, नेवर एवर। कम से कम हमने जब से संगीत को समझना, सीखना, सुनना, पसंद करना शुरू करा है, संगीत वो है जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। आप सुने तो उसके बाद यू शुड बी रिलैक्स्ड लाइक एनीथिंग। लेकिन धाए धूए हा ही हूँ दिस वो रैप दिस मेरी समझ में वो संगीत की परिभाषा से थोड़ा बाहर जाता है। आई डोंट कंसीडर दैट एज अ संगीत। संगीत में अगर मधुरता नहीं है, सुर ताल लय नहीं है, तो आपकी जिंदगी सुर ताल में रहेगी ही नहीं। वो जो शोर है वो आपको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। मैम की बातों से जो मुझे समझ में आया कि संगीत वही है, जहाँ सुर जो हों वो सुरीले हों और जहाँ स्वर जो हों वो सधे हुए हों, संवरे हुए हों। इसीलिए कहते हैं कि संगीत जो है साधना है। हम्म किसी ने पता है बड़ी खूबसूरत बात कही है। सॉरी, मुझे पोएट्री का बहुत शौक है, इसलिए कुछ भी याद आता है तो मैं शेयर कर लेती हूँ। आपका इंटरव्यू शेयर लंबा हो कीजिए मैम। तो एडिट कर दीजिए। जी। स से सा तक, स से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, और उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। वाह! बहुत तो बढ़िया, बहुत खूबसूरत ये लाइनें हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। और मैडम एक क्रिएटिव क्वेश्चन, अगर आपके इस 40 साल के क्रिएटिव सफर पर एक फिल्म बने तो उसका पहला सीन क्या होगा और क्यों? वेल, मैं तो आपको रियल बताऊंगी कि अगर सच में हम्म। कोई फिल्म बन रही है और उसमें पहला सीन जो होगा, वो एक 4 साल की बच्ची को सजा धजा के मंच पर खड़ा कर दिया गया है। उसे एक टास्क दिया गया है। वो उसकी आंखें अपने मम्मी पापा को ढूंढ रही हैं कि वो लोग कहाँ हैं, बिकॉज शी इज ऑल अलोन ऑन द स्टेज। और वो बोल तो रही है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसको बोला है कि आपको मंच पे जाके ये बोलना है, तो वो बोलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन डायलॉग्स के 2-3 डायलॉग्स के एंड तक आते आते वो रोना शुरू कर देती है। मम्मी पापा आप भी आओ ना, दिस शुड बी द फर्स्ट सीन बिकॉज दिस इज रियलिटी ऑफ माई लाइफ। अमेजिंग। लेकिन लेकिन नवीन जी ने तो वो पहला सीन पूछा है। अब मैं वो पूछना चाहती हूँ कि जो बीच का सीन होगा वो क्या होगा? और उस पिक्चर का जब क्लाइमेक्स होगा तो वो क्या होगा? वो 2 सीन जो है उनकी भी प्रस्तुति कर दीजिए। वेल, क्लाइमेक्स तो देखो संध्या, क्लाइमेक्स तो अगेन वो तो फ्यूचर है, जर्नी तो फ्यूचर है, अभी चल हाँ। ही रही है। तो क्लाइमेक्स के राइट। बारे में तो कहना बड़ा मुश्किल है, अनिश्चित है। नो वन नोज क्लाइमेक्स क्या इसलिए होगा। मैंने उसमें बोला है कि बीच का सीन क्या होगा? जी। और बीच का सीन ये होगा कि अ, सुख दुख के साथ चलते चलते, कितना भी उतार चढ़ाव आने के बाद भी शो मस्ट गो ऑन के सिद्धांत पे लाइफ चल रही है। दिस शुड बी द मिडिल ऑफ द स्टोरी। जो जो राज कपूर जी ने मेरा नाम जोकर में कहा है, दैट पंच लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि शो मस्ट गो ऑन। और जब मैं क्लाइमेक्स की बात कर रही हूँ, जो अभी चल रहा है आपका और होगा, जो जब नहीं, वो मैं नहीं या मानती कि क्लाइमेक्स नहीं, चल जब रहा वो है अभी तो। यात्रा में है आप, तो मैं ज़िंदगी की क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ, ज़िंदगी की बात नहीं कर रही हाँ, हूँ। नहीं, तो मैं भी मुझे क्रिएटिविटी की ही तो बात मुझे कर रही लगता हूँ। है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। अब आप खुद क्रिएटिविटी में तो हैं ही, लेकिन हाँ, अब आप प्रशिक्षण देने वाली भूमिका में भी हैं। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जो वो सीन है तो वो प्रशिक्षण की भूमिका में अब आपका आ गया है, क्योंकि आज मैं और नवीन जी भी जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ओ माय गॉड। मैं फिर कहूंगी कि आप मेरी अच्छी तरह से हौसला अफजाई कर रही हैं। आप मेरा उत्साह बढ़ा रही हैं बहुत अच्छे से।
उत्साह तो हमारा बढ़ रहा है, ये नवीन जी और हमसे बेहतर कौन जानता है? जी। पीढ़ियाँ बदली, और बहुत बदली। मनोरंजन के तरीके भी बदले जैसा कि आपने बताया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी रही होंगी उस मनोरंजन में जिनका आपने दिल खोलकर, बाहें फैलाकर स्वागत किया, समर्थन किया। लेकिन कुछ मनोरंजन इन पीढ़ियों का कुछ ऐसा भी लगा होगा कि जो दिल को भाया नहीं होगा। कुछ सकारात्मक भी रहा, कुछ नकारात्मक भी रहा। हाँ, बिल्कुल आई थिंक ये जो आपका सवाल है, ये लगभग हम अपने पहले के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, जब आपने पूछा था कि मनोरंजन की तब्दीलियाँ आपको कैसी लगी? मनोरंजन में तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि अ, जो पैटर्न आजकल चल रहा है या जिस तरह आजकल सोचा जा रहा है कि चाहे गर्ल्स हैं, चाहे बॉयज़ हैं, वो प्रदर्शन में अ, शोर-शराबे में बियर के या पाउच लेके या शराब की बॉटल्स लेके अ अपने आप को मॉडर्न साबित करने की कोशिश करते हैं, वो चलन मुझे कम डाइजेस्ट होता है। और कुछ बिकॉज़ ऐसा भी रहा होगा जो आपको बहुत पसंद भी आया होगा। आज की पीढ़ी का कुछ मनोरंजन डेफ़िनिटली ऐसा मैंने भी रहा आपसे पहले होगा। भी कहा था कि आज के युवा में गज़ब की एनर्जी है। आप देखिए कि हम अपने समय में जब काम करते थे, 8 टू 9 आवर्स करते थे, लेकिन आज का युवा 14-14, 15-15 घंटे काम कर रहा है। सो उनके पास बहुत एनर्जी है। टेक्निकली दे आर वेरी, वेरी साउंड नाउ, वेरी साउंड। तो उस टेक्नोलॉजी का जब वो लोग सही उपयोग करते हैं, तो बहुत आनंद भी आता है। अभी मैं थोड़ी दिन पहले एक स्टूडियो में थी, रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो वहाँ पे एक बच्चा आया था बहुत यंग था, आई थिंक ही वाज़ हार्डली 20-22 इयर्स ओल्ड और वो अनरियल सीन्स क्रिएट करता था। तो उसने अपने कुछ मुझे मोबाइल में वो अनरियल सीन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वो दिखाया एंड मतलब मैं देखती की देखती रह गई, मुझे पलक झपकने की भी फुर्सत नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा कि यार वॉव! क्या कर रहे हैं ये बच्चे आजकल? तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। अगर हम मेहदी हसन को और गुलाम अली को और जगजीत सिंह जी को याद करते हैं गायकी में, लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को, मुकेश जी को, रफ़ी साहब को याद करते हैं, तो आज अरिजीत जैसे गायक भी हैं, जो श्रेया घोषाल भी हैं। श्रेया घोषाल है, सुनिधि चौहान है, श्रेया घोषाल है, आपके ये हैं जगजीत सिंह तो ख़ैर रहे ही हैं, आपके अरिजीत जो अभी उनकी जो गायकी है बहुत पसंद है मुझे, तो ऐसा नहीं है हर युग में अच्छा-बुरा आता-जाता रहे और हम क्या अपने लिए सिलेक्ट करके सहेज रहे हैं दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दुनिया तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में एक ही चीज़ स्थायी है और वो है परिवर्तन। वो तो आएगा और आता रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। मैडम, आप स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब पर कहानी सुनाने का आइडिया क्यों आया और आप कौन-सी गैप फ़िल करना चाहते हैं आप? वेल नवीन जी, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली कहानियाँ तो हम आकाशवाणी के स्टूडियो से भी बहुत सुना चुके थे। लेकिन अब जब सोशल मीडिया बहुत बहुत लोगों तक और बहुत ईज़िली पहुँच रहा है, हर एक घर में आपको स्मार्टफ़ोन मिलेगा, ये मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों को जो अपनी समझ में बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि हम जो परोस रहे हैं वो बेहतर ही होगा बट हम कोशिश करते हैं मीडिया के लोग कि हम अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ समसामयिक देने की कोशिश करें। तो बहुत हसरत थी मुझे कि ये जो सोशल मीडिया का इतना विस्तार हुआ है तो मुझे रेडियो से बाहर निकल के भी लोगों तक पहुंचना है और दर्शकों ने मेरे श्रोताओं ने मुझे मंच पर और रेडियो पर बहुत प्यार दिया उसी प्यार को मैंने सहेज के अब तक रखा हुआ है कि मैं कुछ नया देना चाहूंगी आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं पंजाबी चैनल भी शुरू करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पंजाबी में भी स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है एंड पोइट्री भी एंड दूसरा छोटे बच्चों के लिए क्योंकि जब मैंने आकाशवाणी में अपना करियर शुरू किया था तो मेरा जो फर्स्ट प्रोग्राम था दैट वाज विद किड्स उस समय मैं कॉलेज में पढ़ रही थी दैट वाज ईयर
77। तो बाल मेरी कार्यक्रम। 70। हाँ जी, बाल कार्यक्रम। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दीदी वाला। तो बच्चों, अभी मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मेरे से कहानी सुन के बहुत खुश होते हैं, और आपको सरप्राइज होगा सुन के कि वो लोग मुझसे कहते हैं कि दादी आप बच्चों की कहानी क्यों नहीं सुनाती हो। सो वो भी मेरे माइंड में है कि मैं बच्चों की कहानी भी सुनाऊंगी। मैं कोशिश ये करना चाहती हूँ कि मैं अ, अपने विचारों को या लोगों के विचारों को अपने साथ साझा करने के लिए सोशल मीडिया पर जरूर जाऊं, और कुछ ऐसी सामाजिक समसामयिक मुद्दे होते हैं जिनको हम स्टोरी के माध्यम से बहुत अच्छा उठा सकते हैं, बहुत अच्छा उसको हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उनके विचार जान सकते हैं, क्योंकि उन मुद्दों पर बात होनी बहुत जरूरी है। अगर उस पे बात नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं होंगी। और कहीं न कहीं आपको भी एक मलाल रह जाएगा कि मेरा काम जो है वो अधूरा रह गया, मैं अपने काम अधूरा के रह साथ गया। न्याय नहीं बिल्कुल, कर पाई। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ठीक है, बाकी सब कुछ भी ठीक है, बट जो आपका पैशन है, उसको आपको अपने लास्ट ब्रेथ तक कंटिन्यू करना करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन मैम जब आप छोटे बच्चों की बात कर रही हैं, लेकिन आज के समय में क्या आपने भी ऐसा देखा है कि ज़िंदगी बहुत आसान तो हुई है, लेकिन इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में तनाव, दबाव, प्रेशर, डिप्रेशन, अवसाद, ये शब्द कहीं न कहीं जब बच्चों के मुख से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आपने बाल कार्यक्रम 1977 में देखा था, तो उस समय ये शब्द नहीं हुआ करते थे, बच्चे जानते भी नहीं थे। लेकिन जब आज ये शब्द सुनने को मिल जाते हैं बच्चों के मुख से, तो कहीं न कहीं आप उसको किस तरीके से लेती हैं, वो झकझोरते हैं अंदर तक कि ये शब्द तो उस दुनिया में के लिए बने ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं संध्या जी। इनफैक्ट आपके दिल में ना एक टीस उठती है, जब आप अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को ओवर स्ट्रेस्ड देखते हैं, उनका बचपन खत्म हो रहा है। ऐसा लगता है कि जल्दी से वो किशोरावस्था में चले गए, बचपन को तो पूरा उन्होंने एन्जॉय नहीं किया। उसकी ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया की भी है। जो भागती-दौड़ती ये ज़िंदगी है जिसमें माँ-बाप दोनों वर्किंग हो गए हैं। पहले का समय आप याद करिए कि औरतें अपना घर-आंगन सँभालती, सजाती, सँवारती थी, और पुरुष जो है वो अर्थार्जन का काम करते थे, धनोपार्जन का काम करते थे। हालाँकि मैं उसको भी 100% सही नहीं मानती, लेकिन तब इतना स्ट्रेस बच्चों के ऊपर नहीं था, क्योंकि सुबह से शाम तक माँ एटलीस्ट उनके लिए अवेलेबल थी। अभी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि सबको बहुत चाहिए, थोड़े में गुज़ारा नहीं हो रहा है, चाहे आप उसको महँगाई का नाम दे दीजिए, चाहे नए दौर का नाम दे दीजिए, जो भी कह लीजिए। अब हम भी वर्किंग रहे हैं, हमने भी किया है, तो मुझे लगता है कि संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप घर आ गए, चलिए आप काम पे जा रहे हैं दोनों, बहुत अच्छी बात है। आप घर आ गए, उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में मत घुस जाइए। आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताइए। उनको सिर्फ़ ये कह देना कि अच्छा अभी से तुमको सिर दर्द हो रहा है, अच्छा अभी से तुमको ये नहीं, पूरी जलवायु बदल गई है, पूरा एनवायरनमेंट बदल गया है, खान-पान बदल गया है। उससे बच्चों को नई-नई समस्याएँ शारीरिक भी और मानसिक भी आ रही हैं, और आपको एज़ ए पेरेंट्स आपको वो समझना पड़ेगा कि यस देयर इज़ प्रॉब्लम है कुछ। तो डिस्ट्रेस एक वर्ड होता है, आपने कहा स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव। एक वर्ड होता है डिस्ट्रेस, कि जब आप अपना मनपसंद काम कर रहे हो, तो आप स्ट्रेस से बाहर जा रहे हो, इनफैक्ट आप पॉजिटिव एनर्जी गेन कर रहे हो। तो आपके बच्चों के शौक को पहचान के वो क्या करना चाहते हैं, उनको उस दिशा में बढ़ावा दीजिए। वो उनके लिए स्ट्रेस नहीं डिस्ट्रेस का काम करेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, गिव देम सम टाइम फॉर स्पोर्ट्स। अगर वो तैराकी सीखना चाहते हैं, अगर वो डांस सीखना चाहते हैं, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉल खेलना चाहते हैं, हॉकी खेलना चाहते हैं, लेट देम गो, जाने दीजिए उनको। ये पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई का एक खाली बिगुल बजाते रहेंगे, तो ये स्ट्रेस बच्चों को पागल कर देगा। बिकॉज़ बहुत फ़ील्ड है दुनिया में। एक खाली ऐसा नहीं है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पर आपके बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि उसको किस फ़ील्ड में एजुकेट करना है।
उसका इंटरेस्ट क्या है। एजुकेशन तो सभी है, खाली डिग्री लेना एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन तो आपको हर कदम पे मिल रही है, आप ले रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो आपके बच्चे का इंटरेस्ट जिस एजुकेशन में है उसको उसमें डाल दीजिए। बहुत बढ़िया। और तो मुझे उम्मीद है नवीन जी कि आज अगर ये कार्यक्रम और मैडम की आवाज हमारे बच्चों तक जब पहुंचेगी तो बच्चे इससे प्रोत्साहित तो होंगे ही होंगे, साथ में प्रेरित भी होंगे। और वो इतना जरूर कहेंगे कि ये सबसे बढ़िया दादी है। और अंत में क्या कहेंगे मैम? क्योंकि आपने बाल कार्यक्रम किए हैं तो जय हिंद। जय हिंद, बिल्कुल। जय हिंद तो देखिए, मैं एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ, राइट। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो जय हिंद तो हमें एक खुराक की तरह लगता है। अभी भी जब हम अपने आर्मी एरिया में जाते हैं और वहाँ जो हमारे जवान हैं जय हिंद सर बोलते हैं और रिप्लाई में हम लोग भी जय हिंद बोलते हैं, एक पता है प्राउड से मन भर जाता है कि हम आज भी इतनी आधुनिकता, इतना सब कुछ आ गया, लेकिन जय हिंद सबसे ऊपर हम रखते ही रखते हैं। जय हिंद तो बाल कार्यक्रम के लिए उसका प्रतीक है। और प्रतीक जय हिंद तो कभी आधुनिकता और पारंपरिकता से जय हिंद का कोई मतलब ही नहीं है। जय हिंद तो हमेशा हमारे साथ है। साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी तो बड़ा पहचान अच्छा है। नहीं, आधुनिकता मैंने क्यों वर्ड यूज किया कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बहुत आ गया है। तो कभी कभी मैं अ, जब बच्चों को एड्रेस कर रही होती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई अपना भी कुछ रखो, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, बिकॉज एक दिन यही कोई बाहर का आदमी आपके मुंह पे आके बोलेगा कि आपका अपना कुछ था या आपने सब कुछ हमारा ही ले लिया। बिल्कुल गुड बिल्कुल। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हमारा चरण स्पर्श, हमारा राम राम, हमारा नमस्कार, हमारा अभिवादन, सुप्रभात, कितना अच्छा लगता है जब अपन आकाशवाणी में बोलते हैं सुप्रभात। तो ये सब हमारा है और ये हमारी धरोहर है, ये रहनी चाहिए हमारे साथ। वरना आने वाली पीढ़ियां तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग के अलावा कुछ जानेंगी ही नहीं। तो बिल्कुल हमारी संस्कृति से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। राइट। जी। यही बात है तो हम एक रेडियो आर्टिस्ट के मुख से सुनना चाहते हैं कि हाँ, रेडियो के कलाकार कैसे बात करते हैं, उनका शब्दों पे जी जी। अधिकार कैसा होता है, उनके वाणी पे पकड़ कैसी होती है। जी नवीन जी। ये ये जो आप बातें कर रही है ना, एक्चुअली ये सब हमको आकाशवाणी ने दिया है। जब मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन था, मुझे आज भी याद है, सिलेक्शन के बाद, तो हमारे गुरु ने हमसे कहा था कि अनाउंसर के सर पे हमेशा तलवार लटक रही होती है। आपका एक शब्द गलत हुआ और श्रोताओं ने आपको घसीटा। तो जो है शब्दों को बहुत सोच हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन देख के, सब कुछ देख के आपको शब्दों का चयन करना है, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। बहुत तो जिम्मेदारी वाला काम है। तो भाषा को परिष्कृत करने का काम आकाशवाणी बहुत बखूबी करती है, बहुत बखूबी करती है। जी नवीन जी। मैडम, अब तक तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया कन्वर्सेशन चला है और अभी समय आ चुका है एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। आप तैयार है तो दूसरा नहीं, रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे। फिर से आपके दिमाग में कुछ खुराफात है, हाँ? सही है। और पहला सवाल आ रही है, यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहाँ क्या कहेगा? नहीं तो आप वहाँ क्या लिखना चाहोगे आप? वाओ, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। शायरी में सुना दूं? हाँ, श्योर। जी स्वागत है। पोएट्री में हाँ, मैं उस बड़े से बोर्ड पे अपनी पसंद की 4 पंक्तियाँ लिखना चाहूँगी, लेकिन वो मेरी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो मेरी पंक्तियाँ नहीं है, वो किसी और द्वारा रचित हैं, पर मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप मुझे बड़ा-सा बोर्ड देंगे तो उसपे मैं जो लिखूँगी वो मैं अब आपको बता रही हूँ कि अजनबी पेड़ों के साए में सदाकत है बहुत। अच्छा। अजनबी पेड़ों के साए में सदाकत है बहुत, घर से निकलो तो ये दुनिया खूबसूरत है बहुत। और 7 तालों में भरकर बंद कर दो नफरतें, 7 तालों में भरकर बंद कर दो नफरतें, क्योंकि आज दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बहुत बहुत बढ़िया। सुपर, 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 बहुत सुपर। बढ़िया।
अगर और ये 4 पंक्तियाँ उस बोर्ड पर लिखी हुई होंगी, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं जैसे ही लोगों की नज़र वहाँ पड़ेगी, तो वो उससे बहुत प्रेरणा लेकर वो जाना चाहेंगे, मोहब्बत का मीनिंग डीपली समझने का प्रयास प्रयास करेंगे। करेंगे, अभी भी आप देखो ना जो हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये मोहब्बतों की कमी के कमी कारण ही की हो रहा वजह से। बिल्कुल। मैडम आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ अगर डेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों? है। अरे बाप रे! मेरा तलाक करवाओगे क्या? नवीन जी तलाक किसी का नहीं करवाते हैं, लेकिन ये उनका बड़ा पसंदीदा सवाल है। सवाल है, कमा गए हो। सही है मैम। अच्छा तो इसमें नवीन जी फिर से आप बोलेंगे कि ये तो पुराने समय की हैं इसलिए, बट मुझे ये जो शब्द डेट है ना, इस पे थोड़ी-सी आपत्ति है। बिकॉज़ डेट को आजकल बहुत डिफरेंट मीनिंग्स में लिया जा रहा है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अ, डेट ना कह के अगर आप ये कहें कि आप किस सेलिब्रिटी के साथ थोड़ा-सा वक़्त बिताना वक़्त चाहेंगी, दैट बिताना। हाँ, दैट राइट, विल बी मोर एप्रोप्रिएट। ओके। यस, एक है सज्जन ऐसे जिनके साथ अगर मुझे अवसर मिले, तो मैं वक़्त बिताना चाहूँगी एंड ही इज़ अमिताभ बच्चन। अरे वाओ! वाह! बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट बोलूँगा मैं क्यों? आपको। ऑल द बेस्ट। उनका जो ऑरा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव ऑरा और हम लोग एक ही फ़ील्ड के हैं, मैं तो बहुत अदना सी हूँ, मैंने कहा ना मैं तो इतनी सी हूँ, उनका कद कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। एट द एज ऑफ 83 द वे ही इज़ कंडक्टिंग केबीसी, मैं एक एपिसोड मिस नहीं करना चाहती उनका, नॉट इवन अ सिंगल। तो उनके उनके उनकी पर्सनैलिटी में कुछ बात है जो उनके ऑरा को बहुत पॉज़िटिव बनाती है। तो मैं उनके साथ कुछ वक़्त डेफ़िनेटली बिताना चाहूँगी और उनसे जो अपन बातें कर रहे हैं ना आज का दौर और पिछला दौर और ये दौर, वो दौर, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत पसंद है। नाइस मैडम। अगर आपको एक दिन के लिए नियंता बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? तो मैं सवाल पे एक सवाल कर दूँ? हाँ, सही है। करिए। आपके सवाल पे पहले एक सवाल करूँगी कि ये मौका मुझे परिवार के लिए मिलेगा, देश के लिए मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, कैसा मिलेगा? तब नियम बनाऊँगी मैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर आज की पे। तारीख में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा। स्तर पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मौका मिलेगा नियम बनाने का, हालाँकि मुझे पता है वो लागू होने वाला नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी भ्रष्टाचार का त्याग करो। बहुत नहीं। बढ़िया। कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, सब शिष्टाचार में रहेंगे। लेकिन मुझे मालूम है ये कल्पना में ही रहेगा, ये प्रैक्टिकली कुछ होने वाला राइट। नहीं है। किसी फ़िल्म के रीमेक में अगर हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे आप? भगवान करे आपके मुँह में घी शक्कर मिले मुझे मौका। वेल अगर मुझे मौका मिलता है, तो 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको मैं जीना चाहूँगी। एक मदर इंडिया का नरगिस का और दूसरा आराधना की शर्मिला टैगोर का। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैम मैं आपके बारे में एक टिप्पणी करना चाहूँगी। मैं हुँ। आपको जब दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे, कहीं-कहीं किस एंगल से देख रही हूँ, तो कभी आप में शर्मिला टैगोर की झलक नज़र आती है, तो कभी आशा पारेख की और अरे कभी-कभी बाप! आप में मधुबाला की नज़र आती है, तो कभी वहीदा रहमान की नज़र आ रही है। हे तो भगवान! मुझे आज आपने और कहीं-कहीं अगर मैं आपको देख रही हूँ, तो मुझे कहीं-कहीं इन सारे व्यक्तित्व में एक नरगिस भी नज़र आ रही है। तो आप उन ओहो! सबका मिला-जुला रूप है अभी भी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बट यस, नरगिस और शर्मिला टैगोर, आराधना की शर्मिला टैगोर बिकॉज़ उनका जो फर्स्ट हाफ था मूवी का, वो यंग एज का एंड सेकंड हाफ में जो उन्होंने एक्ट किया है शर्मिला जी ने और नरगिस तो ख़ैर मदर इंडिया की जान थी, नरगिस का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर वो दोनों कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आए थे। और जी, दूसरा सवाल, कला का एक ज़रूरी इमोशन क्या है? कला का इमोशन, प्यार। होती प्यार होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके हर इमोशन का बेस है। और कला के और साथ आत्मीयता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखो प्यार है संध्या, तो आत्मीयता तो बननी ही बननी है, आनी ही आनी है। आई बिलीव प्यार एक ऐसा इमोशन है
कि वो सारे इमोशंस को समेट लेगा। बिल्कुल। और आपकी जिंदगी को डिफाइन करने वाला एक शब्द क्या है? मोहब्बत। मुझे अमेजिंग। बिल्कुल यही उम्मीद थी। जब और नवीन जी ने प्रश्न पूछा तो मुझे आंसर जो था आपने उर्दू में बोल दिया। मैं प्यार हम्म, की उम्मीद कर रही मोहब्बत थी। क्या मेरी जिंदगी को अगर आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि अ, एक एक गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, उसकी जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो मुझे बेहद पसंद है। कब तेरे हुस्न से इनकार किया है मैंने, जिंदगी तुझसे बहुत प्यार प्यार किया किया है। है मैंने। वाह! बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। सो और मेरे तरफ से आखिरी सवाल, ये दूसरा रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? बहुत मुश्किल सवाल, आखिर में आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन लेकिन अगर ऐसा हो तो जो मिस्टर इंडिया का वो था हाथ में गायब होने वाला, वो वही मैं चाहूंगी, क्योंकि जैसे मिस्टर इंडिया ने उसको पहन पहन के कमाल किया था ना, राइट हम भी उसको पहन के बहुत कमाल कर सकते हैं। राइट। और संजय मैडम मैडम आप। के व्यक्तित्व में हाँ। शराफत भी है, शरारत भी है, नफासत भी है, गंभीरता भी है, चंचलता भी है। मुझे नहीं लगता कि मैडम ने व्यक्तित्व के किसी भी पहलू को अभी तक छोड़ा है। अगर अल्लड़पन किशोरावस्था से चुरा लिया, तो शरारत जो है वो बाल्यावस्था से चुरा ली है, क्योंकि उन्होंने बाल कार्यक्रम बहुत दिए हैं, युवा कार्यक्रम भी दिए हैं उन्होंने। और यौवन से उन्होंने एक नफासत चुरा ली है, और जिस उम्र में आज हैं, उन्होंने वहाँ से गंभीरता को ले लिया है। क्योंकि उनकी जितनी भी हमने शायरी सुनी है, तो उसमें हमें सारे दृष्टिकोण, सारे पहलू नज़र आए हैं। तो मैडम, मुझे लगता है कि कला और कलाकार नहीं है, बल्कि एक पूरी इंस्टीट्यूट जिसे कहते हैं ना, ओ माय गॉड, संस्था है। और जब ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा बहुत बहुत व्यक्तित्व। धन्यवाद इतने भारी भरकम लफ्जों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑल माय प्लेजर कि मुझे आप लोग से बात करने का मौका मिला। एंड और जब ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ बैठे हुए होते हैं, तो हम मंच पर उनका स्वागत नहीं करते हैं, बल्कि मंच उनसे अपने को खूबसूरत महसूस करता है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए, इस अपनेपन के लिए बहुत धन्यवाद। आप एक छोटा सा संदेश जो सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है वो बताते क्या? ऑल राइट, अगेन एक एक बहुत छोटी सी पोएट्री है जो आपके टाइम लिमिट में आ जाएगी, पर वही मेरा सबसे बड़ा संदेश भी है, अगर वो समझ में लोग समझ लें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अ, मंजिल को हमने पा ही लिया, मेरा नहीं है किसी का है, पर मुझे पसंद है। मंजिल को हमने पा ही लिया, खाली ईमान गवा बैठे, मंदिर मस्जिद को जीत लिया, खाली भगवान गवा बैठे, धरती जीती, अंबर जीता, हम चांद सितारों पर पहुंचे। धरती जीती, अंबर जीता, हम चांद सितारों पर पहुंचे, कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गवा बैठे। तो इंसान और इंसानियत को मत मरने दीजिए, यही मेरा संदेश। और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो पंक्तियां आपने कही हैं, ये बहुत ही प्रासंगिक भी हैं और बहुत सारगर्भित तो हैं ही हैं। बहुत जी, हाँ बहुत जी। बहुत ही और मुझे बेहतरीन बेहद पंक्तियां। पसंद है, बेहद पसंद है। बिकॉज़ अगर इंसान संवेदना रहित हो गया, अगर इंसानियत ही खत्म हो गई, तो ये दुनिया खूबसूरत रहेगी ही नहीं। सुपर्ब सुपर्ब। बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया मैडम आपसे बात करके। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा पॉडकास्ट। लगा, मुझे भी बहुत आनंद आया। और एक्चुअली जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो भूल ही गई कि इंटरव्यू चल रहा है। इट वाज़ लाइक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम एक ही फील्ड के लोग हैं एंड हम लोग जस्ट बातचीत कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। सो इट वाज़ वेरी नाइस फॉर मी, वेरी, वेरी नाइस फॉर मी। थैंक यू सो मच। और संध्या मैडम, आप कुछ पार्टिंग मैसेज देना चाहेंगे ट्रिविया ट्रिविया सेक्शन के पहले? मैडम का व्यक्तित्व जो है बहुत सुहावना भी है और बहुत लुभावना भी है, मन भावन भी है और चित भावन भी है। और ये थैंक यू। व्यक्तित्व बहुत सुपर सारे सुपर। व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।
और बन रहा भी है। लेकिन इसके श्रोता और दर्शकों को हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देंगे कि आज पुखराज भाटिया तरीके के व्यक्तित्व आज बहुत सारी रचनाओं को रचते हैं और ऐसी रचनाओं को रचते हैं जो समाज में प्रेरणा के संदेश को बिखेरती हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके शब्द बहुत खूबसूरत हैं और अगेन आई विल से कि मुझे प्रेरणा दे रहे हैं कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती रहूँ, बढ़ती रहूँ। सुपर्ब, सुपर्ब। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम और आपको ऑल द बेस्ट। आप जो भी काम कर रहे हैं उस सब में थैंक आपको यू। सक्सेस और भी आप इंस्पायर करेंगे आप इस दुनिया को। थैंक यू सो मच और दोस्तों थैंक यू सर। या तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड पुखराज भाटिया मैडम जी के साथ और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आप सुनेंगे आज का सामान्य ज्ञान यानी आज का ट्रिविया। हम स्पॉटिफाई के बारे में बात करेंगे आज और इस स्पॉटिफाई के बारे में जो कम ज्ञात यानी लेस नोन फैक्ट्स बताऊंगा मैं। स्पॉटिफाई हर यूजर के लिए अलग-अलग मूड मैप बनाता है और बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ सॉन्ग्स रिकमेंड्स नहीं करते बल्कि आपके सुनने के समय, जगह, दिन और मूड के हिसाब से आपकी लिसनिंग पर्सनालिटी समझने की कोशिश करता है। मतलब अगर आप सुबह स्पिरिचुअलिटी या सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, दोपहर को पॉडकास्ट और रात में सूदिंग स्टोरीज या गजल्स तो स्पॉटिफाई इसे एक पैटर्न की तरह याद रखता है। और इसी वजह से कभी-कभी लगता है कि अरे यार स्पॉटिफाई को कैसे पता चला कि अभी यही सुनना था, राइट? और दूसरा फैक्ट है कि स्पॉटिफाई पर स्पोकन कंटेंट को फ्यूचर का बिग बेट माना जाता है। ज्यादातर लोग स्पॉटिफाई को सिर्फ म्यूजिक ऐप मानते हैं, लेकिन अंदर की बात है कि स्पॉटिफाई को लगता है कि फ्यूचर में म्यूजिक से ज्यादा पावर स्टोरीज, पॉडकास्ट, नरेशन में होगी। इसलिए स्पॉटिफाई स्टोरी टेलर्स, नरेटर्स, काउंसलर्स और एजुकेटर्स को एक्टिवली एनकरेज करता है और यही कारण है कि स्टोरी टेलिंग और पॉडकास्ट पर स्पॉटिफाई इतनी तेजी से इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि इंसान आवाज से इमोशनल कनेक्शन जल्दी बनाता है। और दोस्तों अगर आज का एपिसोड आपको कुछ रिफ्लेक्शन दिया, नहीं तो स्माइल दिया या तो पॉज दिया, आप जरूर ये एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यहीं पर हम समाप्त करते हैं। टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सजेशंस है या प्रतिक्रिया है, आप हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारे कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।